आज प्रतियोगिता दर्पण सारांश अक्टूबर 2025 को लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक कॉमर्स लैंडस्केप यानी कि आपको आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत कई टॉपिक है, जैसे आयकर अधिनियम है। फिर उसके बाद हम लोग 2025-26 का मौद्रिक नीति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फिर हम अमेरिका के द्वारा भारत पर जो टैरिफ लागू किया गया है उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको फॉर्च्यून ग्लोबल जो कंपनियों को रैंकिंग दिया जाता है उसका आंकड़ा भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग रक्षा उत्पादन में हम लोगों ने रिकॉर्ड वृद्धि किया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर मैं बोल दूं कि आप मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हुए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पिछला वीडियो है आपको इंटरनेशनल और उसके पिछले है नेशनल इश्यूज़, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और ये आगे कंटिन्यू चलेगा। और अगला जो प्रतियोगिता दर्पण आएगा वो आएगा आपको 12 तारीख तक आ जाएगा, 12 आपको अक्टूबर तक आ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको हम लोग करेंगे। उससे पहले लेकिन हम सारा का सारा अक्टूबर मंथ के को सब कुछ ख़त्म कर देंगे ताकि आप लोग के पास पूरा का पूरा मटेरियल नोट्स के रूप में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है आपको आयकर अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम 64 वर्ष पुराना अधिनियम है, जिसको हटा करके आपको भारत सरकार अभी उसने क्या किया है कि इसको समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह पर नया लाया गया है आपको आयकर अधिनियम, जिसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, तो आपको जो आयकर प्रणाली है उसको आसान बनाना और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी थे उसको समाप्त करना है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि उसमें बहुत सारे प्रावधान है जिसका कोई औचित्य नहीं है, उसको समाप्त करना भी है। और इसका प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया आपको जैसा कि आप जानते हैं कोई भी विधेयक बनता है तो पहले लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करते हैं और फिर उसके बाद वो आपको आपके सामने में अधिनियम के रूप में आपको प्रस्तुत हो जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं कि क्या है इसमें। तो 64 वर्ष पुराने अधिनियम, 64 वर्ष पुराने आपको आयकर अधिनियम समाप्त कर दिया गया। उद्देश्य क्या है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आयकर प्रणाली का सरलीकरण किया गया है, का उद्देश्य करने क्या है, और अवांछित प्रावधानों को समाप्त करना है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया है राज्यसभा में आपको 12 अगस्त, थोड़ा उल्टा इसको लिख दिया हूँ मैं, लेकिन पहले लोकसभा में गया है 11 अगस्त। पहले लोकसभा में 11 अगस्त को गया है, यानी कि 11 अगस्त 2025 को, और जाने के बाद फिर आपको प्रवर समिति को दिया गया है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप प्रतियोगिता दर्पण जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा प्रवर समिति। तो ये प्रवर समिति मतलब 31 सदस्यीय समिति था, तो वो दिया गया है। इसको तदर्थ समिति भी बोलते हैं, यानी कि आपको जब इसकी ज़रूरत है, जैसे अभी आयकर अधिनियम बनाना है तो उसको इस्तेमाल जब तक वो उसमें सारा जो भी वो उसको देखेंगे उसमें क्या उसमें सुधार चाहिए, क्या उसमें मतलब उसकी जटिलता को देखेंगे, हर चीज़ को देख करके वो सुझाव देते हैं और सुझाव देंगे। और फिर सुझाव देने के बाद ये जो प्रवर समिति है वो अपने आप वो समाप्त हो जाएगा, मतलब जब तक उसको रिपोर्ट देना है तब तक वो बना हुआ रहेगा। इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर उसमें होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बस आप एक चीज़ समझने के लिए। और एक ये आपको एग्ज़ाम में वो भी पूछा जाता है, प्रवर समिति के बारे में भी पूछा जाता है। इसको कॉन्सेप्ट आपको जानकारी आपके अंदर आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन, तो ये 21 अगस्त को अनुमोदित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, और आपको पारित भी उसी दिन हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए यूपीएससी में तो क्वेश्चन आपको राज्यसभा में 12 अगस्त और लोकसभा में 11 अगस्त इस तरीके से पूछेगा, लेकिन और जनरल एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, ये कब लागू हुआ, तो आपको एक पहले जो था आपको जो 64 वर्ष पुराना आपको आयकर अधिनियम था वो 1 अप्रैल 1962 से लागू आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया था। ठीक है, अधिनियम 61 का स्थान 1 अप्रैल 2026 को लेगा। याद रखिएगा कि ये जो पुराना जो आपको आयकर अधिनियम था वो 1 अप्रैल 1962 से लागू था, और उसका अधिनियम क्या था, अधिनियम उसको पढ़ते हैं 1961 अधिनियम के तहत आपको 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हुआ ये आयकर अधिनियम।
उसी तरीके से आपको जो ये जो नया जो अधिनियम है वो क्या कहलाएगा, 2025 अधिनियम 2025, आयकर अधिनियम 2025, और लागू कब होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ठीक है, अधिनियम हो जाएगा वो 2025, क्योंकि राष्ट्रपति के ज़रिए अनुमोदित कर दिया गया था। और फिर उसके बाद जो है लागू कब होगा, तो वो 1 अप्रैल 2026 से वो लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है आपको कि आयकर विवरणी। देखिए कुछ पॉइंट्स और हमने दे दिया है, और आप ये भी हमारा जो नोट्स है आप दूसरे यूट्यूब में और भी हैं उनसे मैंने सब अपने तरीके से कोशिश करते हैं, सकारात्मक कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हाँ कि अच्छा से अच्छा और इम्पोर्टेंट मटेरियल मिले। तो वैसे ही मैंने भी कोशिश किया है कि उन लोगों से थोड़ा हट करके लेकिन कुछ और ऐड करूं, जो अगर क्वेश्चन पूछ दिया, टफ़ कभी क्वेश्चन पूछ दिया, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, या कोई भी एग्ज़ाम बैंकिंग वाले एग्ज़ाम में भी पूछता है, या कोई भी सीजीएल हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में, या बिहार में दरोगा का होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है। टफ़ क्वेश्चन बनाना होगा तो फिर ये आयकर विवरणी, ठीक है, आईटीआर में वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष। देखिए पहले क्या होता था कि आयकर विवरणी में आपका जो अपना जो विवरण देते थे तो उसमें वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष ये दोनों अटैच करना होता था। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ नए अधिनियम के तहत केवल कर वर्ष यानी टैक्स ईयर का ही उल्लेख किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, तो अब जो नया वाला है उसमें आपको सिर्फ कर टैक्स को ही यानी कि टैक्स ईयर का ही उल्लेख किया जाएगा, और पहले जो था आपको वित्तीय वर्ष भी उसमें उल्लेखित करना होता था, और प्लस आपको मूल्यांकन वर्ष भी, तो वो हटा करके आपको सिर्फ केवल क्या कर दिया गया है, आपको कर वर्ष यानी कि टैक्स ईयर का उल्लेख किया जाना है। हालांकि इसमें बहुत सारे आपको और भी बातें थी, जैसे इस अधिनियम में कई अध्याय जो थे उसका संख्या घटा दिया गया, जैसे 47 से घटा करके 23 कर दिया गया। ऐसे ही कुछ धाराएं हैं जो कि आपको उसकी संख्या 819 थी, उसको घटा करके 536 कर दिया गया, समझे। तो ऐसे ही करके आपको कुछ तालिकाएं भी दी गई थी जो 18 से बढ़ा करके, इस अधिनियम में कुछ तालिकाएं थी जो 18 से बढ़ा करके 46 कर दिया गया। ये सुन लीजिए, आप जब पढ़ेंगे तो आपको और ये आसान हो जाएगा। आपको पढ़ना पूरा है, ये नोट्स सुन रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना पूरा है, पूरा पढ़िएगा तो एक हमारा नोट्स पढ़े रहिएगा, तो फिर क्या होगा ना, तो इससे क्या होगा कि एक तुलना करके आपको ये तो पता चल जाएगा क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन और चीज़ों को भी अगर दिमाग में रहेगा तो आप क्या करेंगे, बाद में हमारे नोट्स को भी और इससे भी शॉर्ट नोट्स बना दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जो नोट्स के तौर पे या आपको सारांश के तौर पर, इसका MCQ अगर आपको चाहिए रहेगा, देखिए ये साइंटिफिक अप्रोच है, अगर किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसका MCQ भी लगाना चाहिए, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जहन में जाए, आपके माइंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट रूप से जाएगा और काफ़ी समय के लिए आपको याद रह जाएगा। इसीलिए MCQ भी लगाना ज़रूरी है। इसीलिए अगर MCQ चाहिए रहेगा तो हमारा मोबाइल नंबर है 8540866215, आप उसमें हमसे इसका MCQ आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपको 2025-26 में मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि ये मौद्रिक नीति की समीक्षा जो की जाती है ये कितने मासिक वाले होते हैं, तो लिख देगा द्विमासिक होता है, त्रिमासिक होता है, चतुर्मासिक होता है, तो ये द्विमासिक इसकी समीक्षा होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये मौद्रिक नीति के तहत जो है आपको ये मौद्रिक नीति समिति एक बनी हुई है जो जिसमें 6 सदस्य होते हैं। इनका काम क्या है कि द्विमासिक समीक्षा करना है, और साथ ही और ये किससे संबंधित होता है, तो RBI से संबंधित होता है। तो मौद्रिक नीति जो बनता है और इसकी जो समीक्षा होती है, मौद्रिक नीति समिति की जो समीक्षा करता है द्विमासिक समीक्षा, वो RBI से संबंधित ये समिति है, यानी कि RBI ने ये मौद्रिक नीति समिति को गठित किया है, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के, तो संजय मल्होत्रा। कौन है गवर्नर, तो संजय मल्होत्रा। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगला इसी में है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी कि NSO
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में जीडीपी वृद्धि कितना बताया गया है, अनुमान किया गया है, तो 6.5%। ठीक है, कितना किया गया है, 6.5%। देखिए, कोशिश मैं करता हूँ कि बार बार रिपीट करके आपको यहीं पर ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में जीडीपी में वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया, तो 6.5। और चालू वित्तीय वर्ष बोलेगा ना, तो यानी कि 25-26 अगले साल को इंक्लूड करता है चालू वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो 2025-26 में जीडीपी की वृद्धि दर आपको 6.5% आरबीआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको ऊपर वाला जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जरिए 6.5% रखा गया है देश का जीडीपी, और जबकि चालू वित्तीय वर्ष में वो आरबीआई के द्वारा आपको 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, अनुमान जो लगाया गया है वो आपको 6.5%। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग पॉइंट्स। अगला है आपको भारत से आयातों पर अमेरिका के 50% शुल्क। ये जो टैरिफ जो लगाया गया है, देखिए ये जो मैं हेडिंग जो देता हूँ कुछ थोड़ा सा मतलब कि उसको शॉर्ट में दे देता हूँ। ठीक है, आप उसको समझ जाएंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सीक्वेंस में आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, और अगर मेरा समझाना, बताना और कलेक्ट किया हुआ ये नोट्स अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, अगला पॉइंट है आपको भारत से आयातों पर। आप देख रहे हैं कितना आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सठिया गया है, वो 70+ हो गया है, वो है इसीलिए वो सतरिया गया है, सठिया गया नहीं, सतरिया गया है, जो हर देश पर आपको टैरिफ लगा रहा है। और भारत पर लगाने के पीछे का कारण क्या है, तो आप जान रहे हैं कि रसिया से हम लोग तेल परचेज़ करते हैं, वहाँ से बहुत सारा हम लोग आयात करते हैं, वहाँ से आपको रक्षा उत्पाद भी आयात करते हैं। इसी से कि हम लोग न करें उसके लिए टैरिफ लगा दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोगों को पनिश किया जा सके। लेकिन जब रास्ते एक बंद होते हैं तो कई रास्ते खुल जाते हैं, तो वो ये चीज़ सोच करके, जबकि उसी को अमेरिका को ही इसका नुकसान होगा और उसको ही वहाँ की जनता जब परेशान होगी तो फिर उसके बाद उसको वहाँ आंदोलन होगा और खुद वो परेशान होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय उत्पादों पर 10% शुल्क ही अमेरिका में अभी तक लगता था। अभी तक जो लगता था वो 10% लगता था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अमेरिका के ज़रिए टैरिफ लगाने से पहले भारत पर कितना शुल्क लगता था, भारतीय उत्पादों पर कितना शुल्क लगता था, तो 10% लगता था। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपको अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वर्तमान में, लेकिन जैसे ये टैरिफ लगाया है ना, तो हो सकता है कि अब वो घट जाएगा, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2025 का जो अभी आंकड़ा है, तो सबसे बड़ा आपको व्यापारिक आपको साझेदार कौन है, तो अमेरिका है। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 2024-25 में भारत के लगभग 440 अरब डॉलर के वस्तुगत निर्यात में 87 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो 2024-25 का जो वित्त वर्ष, इसको इस समय में लगभग 440 अरब डॉलर का हम लोग का विदेशी व्यापार हुआ है। ठीक है, तो उसमें से 87 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को सिर्फ हुआ है। ये याद रखिएगा, अमेरिका को 87 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अमेरिका से भारत को आयात आपको 45 अरब डॉलर। ठीक है, अमेरिका से भारत को आयात जो हुआ है, जो हम लोग आयात करते हैं, वहाँ से 45 अरब डॉलर का हुआ है। यानी इसका अर्थ ये है कि भारत अमेरिका का जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में है, जबकि हम लोग का चाइना के साथ होता है तो वो चाइना के पक्ष में रहता है। हम लोग जितना निर्यात से ज़्यादा हम लोग आयात कर लेते हैं और निर्यात हम लोग का कम होता है, वो लोग ज़्यादा हम लोगों के यहाँ वो अपना निर्यात करते हैं। ठीक है, इसीलिए चाइना के पक्ष में व्यापार है हम लोग के रेफरेंस में, और जबकि भारत और अमेरिका के पक्ष में व्यापार जो हो रहा है वो भारत के पक्ष में है। तो ये बेनिफिट था, लेकिन अब क्या करिएगा, टैरिफ लगा दिया गया है, तो अब उसके बाद अब आगे का सीन बदल जाएगा।
अब आते हैं, अगला पॉइंट है ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500। ये कंपनियों का जो भारतीय कंपनी हो या विश्व के जितने भी कंपनियां हैं उसका वो क्या करता है, एक सूची तैयार करता है, वो राजस्व की दृष्टि से, ठीक है, राजस्व की दृष्टि से ये एक सूची तैयार करता है। और उस सूची के अंतर्गत जो है भारत का 9 कंपनी को आपको इसमें आप ये 500 जो फॉर्च्यून ग्लोबल का 500 जो कंपनियां हैं उसमें भारत की 9 कंपनियां आई हैं, ठीक है, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की 5 है और निजी क्षेत्र की आपको निजी क्षेत्र का 4 है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का कितना है, 5 है, और निजी क्षेत्र का 4 है, यानी कि टोटल भारत की कंपनियां जो है 9 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो फॉर्च्यून ग्लोबल ये अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून राजस्व की दृष्टि से सूची का प्रकाशन करता है। ये 71वीं सूची है और 29 जुलाई 2025 को ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है। ये पूछ देता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल निम्नलिखित में से कहाँ की ये कहाँ की ये सूची प्रकाशन करने वाली ये कंपनी है या सूची प्रकाशन करती है, तो ये अमेरिका की है। ये पत्रिका जो है, ये पत्रिका बोलेगा फॉर्च्यून पत्रिका, ठीक है, फॉर्च्यून पत्रिका वाणिज्यिक पत्रिका होगा, ठीक है। तो इसको ये आपको 71वीं सूची है और ये आपको 29 जुलाई 2025 को इसको सूची को जारी किया गया था। ये भारत की 9 कंपनियां आपको है, आपने पढ़ लिया। अब इसमें से कौन कौन सा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका रैंक 88 रैंक है, और LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको ये 95वीं रैंक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि ये 100 में, अगर फॉर्च्यून 100 में बोलेगा तो 2 ही कंपनी है। कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका रैंक 18वीं है, और LIC है जिसका रैंक आपको 95वीं है, ठीक है। उसके बाद IOC है, फिर उसके बाद SBI भी है जिसका 127वीं रैंक है, और SBI है जिसका 163वीं रैंक है। ONGC है आपको 181 रैंक है। HDFC है जिसका आपको 258 रैंक है, और आपको टाटा मोटर्स है जिसका रैंक आपको 283 है, और उसके बाद BPCL है जो कि आपको रैंक इसका 285 है, और ICICI है जिसका आपको 464 है रैंक, ठीक है। याद रखिएगा ये रैंक है, इतना रैंक याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम बोल दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखिएगा। आप रिलायंस, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कौन सी कंपनियां हैं, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सबसे टॉप पर रही है भारत की कंपनी, और LIC दूसरे नंबर पे, और IOC तीसरे नंबर पे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं विश्व की कंपनी, ठीक है। विश्व में जो शीर्ष कंपनियां हैं उसमें वॉलमार्ट है, अमेरिका की कंपनी है, अमेज़न है, ये अमेरिका की कंपनी है, और स्टेट ग्रिड है, ये चीन की कंपनी है, याद रखिएगा। विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन है, वॉलमार्ट अमेरिका, अमेज़न अमेरिका, और उसके बाद स्टेट ग्रिड चीन की कंपनी है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं देश में रक्षा उत्पादन स्तर पर, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, मतलब कि रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार आपको देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि देश में रक्षा उत्पादन स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। तो ये अगर UPSC और स्टेट PCS के संदर्भ में अगर देखते हैं तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसमें हम देखते हैं कि रक्षा उत्पादन का बहुत बड़ा सहयोग है, और उसमें किस तरीके से हम उत्पादन में वृद्धि भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और निर्यात भी कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। तो उसमें हमको आमदनी राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में 2024-25 में देश में रक्षा उत्पादन जो हुआ है 1,50,590 करोड़। कितना हुआ है, मतलब कि 2024-25 में 1,50,590 करोड़। ये सार्वजनिक उच्च स्तर पर रहा है, ठीक है, सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है, मतलब कि अभी तक का उत्पादन जो हुआ है उसमें सबसे उच्च स्तर पर रहा है, जो 1,50,590 करोड़ मतलब रक्षा उत्पादन किए हैं। और पूर्व वर्ष में 2023-24 में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, 24-25 में, यहाँ 23-24 में ये 1.27 लाख करोड़ का हम लोगों ने
इसका यहाँ पे करोड़ नहीं लिखा हमने, ये करोड़, ये 1.27 लाख करोड़ का उत्पादन किया था पिछले आपको वर्ष में। तो वो अगर दोनों में तुलना किया जाए तो ये 18% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में रक्षा उत्पादन में 18% की वृद्धि हुई है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। रक्षा उत्पादन में योगदान 2024-25 में, मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र का योगदान है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने रक्षा उत्पाद में आपको निजी क्षेत्र को भी आपको निवेश करने के लिए और उत्पादन करने के लिए आपको भारत सरकार ने उसको परमिशन दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वो योगदान है रक्षा उत्पादन में 2024-25 में, तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि DPSUs, यानी कि आपको ये हो गया डिफेंस पब्लिक सर्विस आपको यूनिट, ये हो गया आपको यूनिट्स हो गया, तो ठीक है। तो ये हो गया, और अन्य सार्वजनिक उपक्रम यानी कि साथ में आपको अन्य सार्वजनिक उपक्रम भी है जो लगभग 77% का उत्पादन किया था, ठीक है। लगभग कितना किया था, तो 77% का उत्पादन किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भी हैं उन्होंने जो है आपको, और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों ये दोनों मिल करके लगभग 77% का आपको उत्पादन किया था, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो मैंने बोला था ना आपको DPSU, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग है ये, ये अंडरटेकिंग ये अंडरटेकिंग होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये उपक्रम ये दोनों मिलकर के 77%, और आपको निजी क्षेत्र के इकाई जो है वो 23% का अपना योगदान दिया था, यानी कि 23% का उत्पादन किया था कौन, तो आपको निजी क्षेत्र, और 77% आपको सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का उपक्रम और अन्य सार्वजनिक उपक्रम किया था। और साथ ही साथ अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कि 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई थी, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में मतलब वृद्धि कितनी हुई, तो 16% का जो है सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, और 28% आपको वृद्धि हुई निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र की जो कंपनी है उसने 28% की वृद्धि की है पिछले वर्ष की तुलना में, और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र 16% किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये रक्षा निर्यात में, ठीक है, रक्षा हम लोगों ने अभी पहले आपको चर्चा किया था निर्यात। तो 2024-25 में निर्यात आपको 23,622 करोड़ का निर्यात किए थे, और आपको ये 24-25 में निर्यात किए थे, और जबकि 23-24 में 21,083 करोड़, ठीक है, 21,083 करोड़ का आपको निर्यात हुआ था। तो ये आपको 12.04% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। मतलब कि आपको इस बार जो आपको निर्यात हुआ है वो 12.04% अधिक हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हमारा ये ख़त्म हुआ आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।